नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसी प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने शुरू किया एक स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज की वीडियो रहेगी हमारी हिंदी पेडागोजी के लिए। हिंदी पेडागोजी की काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी। पहले 3 वीडियोस हम इसके ऊपर बना चुके हैं, 3 टेस्ट, जिसमें हमने अलग अलग ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था। आज हम लेकर आए हैं सीटेट पेपर 1 का फेब 2016 का पेपर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। आपको करना बस इतना है कि आपको इस पर अपना नाम और साथ में लिख के भेजना है आप सीटेट प्रिपरेशन लिखेंगे तो आपको 3 फ़ायदे मिलेंगे। पहले तो ये कि ये आपको पूरी टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। टोटल अभी तक 34 या 35 इस तरह के टेस्ट हुए हैं, ये मेरे को ध्यान नहीं है, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा 15 डेज़ का क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर मैंने थ्योरीज़ वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। आप हिंदी पेडागोजी देखेंगे तो 1 घंटे के अंदर ही इसकी सारी थ्योरीज़ वगैरह पढ़ाई हुई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी पेडागोजी वो ईवीएस के अंदर। ईवीएस का 10 पेजेस के नोट्स है हमारे पास में, तो वो आप ले लेंगे तो उसमें 15 में से कम 13 से 14 नंबर का आ जाता है, जो एनसीईआरटी ईवीएस आती है आपकी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का उद्देश्य। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या हो सकता है? जब मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव करवाए थे तो उसके अंदर मैंने बात कराया था भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग जब होता है तो ये पॉजिटिव में आता है। दिखा भी देता हूँ एक बार आपको, देखिए ये आप कोशिश, अगर आप चाहते हैं इनको तो भैया ये आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ भाषा प्रयोग, अनुभव, अभिव्यक्ति, ये सारे मेरे पॉजिटिव होते हैं, तो इसको आप पॉजिटिव में रखना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए बात कर रहे हैं कि भाषा में बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये किसने कहा है? ये भैया हमारी वाइगोत्स्की ने कहा है, समझ लेना। वाइगोत्स्की ने 2 चीज़ें कही हैं, एक तो हमारा भाषा और चिंतन स्टार्टिंग में अलग अलग होता है, फिर एक साथ आ जाता है। स्किनर ये कहते, वो पियाजे ये कहते थे कि पहले चिंतन आता है उसके बाद भाषा आती है। ठीक है, स्किनर ये कहते थे कि भाषा को आप दंड से और इन सारी चीज़ों से आप सिखा सकते हैं, यानी कि बच्चे को बार बार रिपीट करो और ये सारी चीज़ें करो तो उस तरह से आप बच्चे को सिखा सकते हो। ठीक है, कि बच्चे बार बार सुन के बोल के इस तरह से सीखते हैं। चोम्स्की ने ये कहा था बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो चारों के विचार मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये हमारा वाइगोत्स्की था। ठीक है दोस्तों, जब भी समाज वगैरह की चीज़ें आ जाएंगी तो ज़्यादातर आंसर आपका वाइगोत्स्की होगा, ये बात समझ लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर से वही चीज़ आ गई है, कह रहे हैं बच्चे की भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसलिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। कौन सी उपयुक्त अनुशंसा होगी? देखो आपको बता रखा है मैंने, भाषा प्रयोग पॉजिटिव होता है, ये शब्दकोश और ये सारी चीज़ें आपकी नेगेटिव होती हैं। पाठ्य पुस्तक नेगेटिव होती है, कोई इस तरह का आकलन वगैरह वो सब नेगेटिव होती है। दोबारा दिखा देता हूँ जो मैं आपको दिखा ही रहा था। ठीक है, आपका ये पाठ्य पुस्तक वगैरह ये आपको नेगेटिव चीज़ होती है। ठीक है, श्रेणीबद्ध करना और ये सारी चीज़ें करना, खाली समय का सदुपयोग, दोहराना, प्रतिलिपि, अपने विचार नहीं होते, इस तरह की ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये बच्चे ये नेगेटिव चीज़ें होंगी। अगर ये आपको ऑप्शन मिलेगा तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मैंने आपको लिखवा रखी हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई आप। ये पेड नोट्स वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ऑप्शन कह रहे हैं कि लिखित भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल सृजनात्मक सृजन के लिए किया जाता है। अब समझना एक चीज़, मैंने आपको जो पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रखे हैं वहाँ दिखा देता हूँ। केवल और ही जब आ जाएगा मेरा तो वो मेरा उत्तर नहीं होता, ये नेगेटिव होते हैं। तो आप ऊपर देखना, ये ऊपर आपको केवल और ही दिख जाएंगे। देखना, केवल आ गया भैया इसके अंदर ही आ गया है, इसके अंदर भी केवल आ गया है, तो ये तीनों नेगेटिव हो गए हैं। एक आंसर आपका यही हो सकता है। मान लो आपको नेगेटिव के बारे में नहीं पता, पॉजिटिव के बारे में पता है, तो इसके अंदर पॉजिटिव क्या होगा? अभिव्यक्ति। देखो ध्यान से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आपका है अभिव्यक्ति, ये रहा। ठीक है, पॉजिटिव वाले में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान पेपर है, चलिए। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः किस लिए होता है? तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। इस
स्वाभाविकता का मतलब ये है कि एफर्टलेस होती है हमारा भाषा, हमें कोई एफर्ट लगाने नहीं पड़ते, तो ये पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए। आकलन हमने ऊपर भी बताया था कि आकलन का काम करता है, या रोचकता और जोश लगाता है, अध्यापक काम सरल करता है, ये तीनों चीज़ें हमारी नेगेटिव होती है, तो हमारा पहला ही आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कविता और कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है कि आप कविता और कहानियाँ उनको क्यों पढ़ाते हो और उनके ऊपर प्रश्न वगैरह की चीज़ें क्यों पूछते हो। तो पहला कह रहा है कि भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना, आंसर यही है। ठीक है, अब देखो कल्पनाशीलता का पोषण मात्र है, तो पोषण मात्र वाली चीज़ें, मात्र का मतलब केवल ही होता है, तो ये तो हमारे हो ही नहीं सकते। साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, तो पहला जब हमारा बच्चा लेवल 1 में है यानी प्राइमरी पे है, तो उसके लिए जो साहित्य वाली चीज़ है ये ज़रूरी नहीं है, मतलब ये नेगेटिव चीज़ आती है, हमारा पॉइंट यहाँ बनता ही नहीं है। 6ठी से 8वीं के टाइम पे हम देखते हैं साहित्य को, प्राइमरी में नहीं देखते हैं। ठीक है, अगर आप देख भी पाएंगे कि जो ये होता है, यहाँ पे भी मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देखेंगे, ये देखो भाई प्राइमरी, मैं दिखा देता हूँ एक बार, आपके जो नोट्स हैं वो इस तरह के कुछ हैं। ठीक है, हिंदी शिक्षा शास्त्र एनसीएफ से बनाई गई हैं ये सारी चीज़ें, जितनी भी लिखी हुई हैं ये लाइनें, कि जैसे बच्चा पहली बार आता है तो अनेक शब्द और प्रभाव से परिचित होता है, ये सारी की सारी ऐसे की ऐसे आपकी सीटेट के अंदर आ जाती हैं लाइनें। ठीक है दोस्तों, फिर आपका इस तरह से आगे दिखाता हूँ, तो ये अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कह रहे हैं कि जैसे इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा कई बार कि बच्चे की सीखने सिखाने की प्रक्रिया या भाषा के अलग अलग तरह के प्रयोगों को की ओर उनका ध्यान दिलाया जाए, ताकि वे क्या कर सके, भाषा की बारीकियों को पकड़ सके और भाषा में उनका उचित प्रयोग कर सके। देखना, ये जो प्रयोग वाली जो चीज़ें है ना, ये प्रयोग ही हम इस तरह से आई गई हैं कि बच्चे प्रयोग कर पाएंगे। अगर बारीकियाँ भी पकड़ रहे हैं ना, वो किस लिए करवाएंगे कि उनको वो प्रयोग करनी है भाषा आगे जाके। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य जो प्राइमरी लेवल पे होता है या सेकेंडरी लेवल पे भी होता है, वो बच्चों का भाषा प्रयोग ही है, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो इसी तरह से देखो यहाँ है, कक्षावार स्तरानुसार रोचक विषय सामग्री का चयन किया जाने, यानी कि वही कविता और कहानियों का, जिससे बच्चों को हिंदी भाषा की विभिन्न शैलियाँ, विभिन्न छटाएं लिखा हुआ था वहाँ पे, और रंगतों से परिचित होने और उनके प्रभावी प्रयोग करने के अवसर मिल सके। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका इससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, जो आपका यहाँ पे अभी क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता, मतलब कि उसके बाहर नहीं जा सकता, तो हमें सबसे ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट देना है जो जिसके अंदर बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास हो सके, मतलब बच्चे की लिमिट ज़्यादा बढ़ानी है हमें। तो परिवार छोटी लिमिट है बच्चे की, साहित्य बहुत छोटी लिमिट है, समाज बड़ी लिमिट है, विद्यालय छोटी लिमिट है। तो इसके हिसाब से हमारा समाज आएगा, क्योंकि समाज के अंदर परिवार भी होता है, साहित्य भी होता है, विद्यालय भी होता है, तो इसके अंदर बच्चे को ज़्यादा लिमिट की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये हमारा समाज इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है, कौन सा है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये पॉइंट मैं दिखा रहा था ना, इन्हीं पॉइंट को एक एक करके अब मैं पढ़ा तो नहीं सकता सबको, लेकिन यहीं आपको एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पे ये वाली चीज़ लिखी हुई होगी, क्योंकि आपका सीटेट का जो पेपर है ना, खासकर हिंदी वाला, वो टोटली एनसीएफ बेस्ड है, टोटली पूरा का पूरा आपका एनसीएफ के अंदर भी अगर आप देखेंगे पोजिशनल पेपर हैं आपके, पोजिशनल पेपर। ठीक है, एनसीएफ तो कुछ भी नहीं होता, आपके जो पोजिशनल पेपर हैं उनका समरी ही एनसीएफ है। जो आपको पता होगा जो एनसीएफ चलते हैं वो एक्चुअली आपके 13-14 पता नहीं कितने पोजीशन पेपर हैं, उन पोजीशन पेपर की समरी ही लिखी गई है आपके एनसीएफ में। तो अगर आप पोजीशन पेपर पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी वो सारी चीज़ें। तो कह रहे हैं प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, यही हमारा आंसर है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, गलत है। भाषा विद्यालय में रह कर अर्जित की जाती है, वो भाषा यहाँ पे तो अधिगम होता है, ठीक है, समाज में रहकर होती है अर्जित। व्याकरण के नियमों का ज्ञान विकास की गति त्वरित करता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इनफैक्ट एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो पॉइंट है ना, ये कहाँ से देखो घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये जो मैंने दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहीं देखो
भाषा सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में के मूल में बच्चों के बारे में यह अवधारणा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। और वहाँ क्या क्वेश्चन था, वहाँ ऑप्शन में क्या था कि वो खुद नहीं करते। देखो वो कह रहे हैं कि नियम नहीं बना पाते, तो उसमें तो लिखा हुआ है वो बना सकते हैं भाई, मतलब खुद करते ज्ञान का निर्माण, तो इसका वो नियम भी बना सकते हैं। आया समझ में? फिर ये रहकर अर्जित की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ भी आ गया पॉजिटिव नेगेटिव से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। देखो ये जो आपके ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली एनसीएफ से लाइनें ली हुई हैं। ये देखो हमारा जो पोजीशन पेपर है, ठीक है, पोजीशन पेपर से हमने इनको नोट किया है। ठीक है, आप जिससे एनसीएफ भी आपका लिखा हुआ है पोजीशन पेपर के थ्रू लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया है, उसके बाद में मैंने ये आपका इन्हीं पॉइंट को, ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इन्हीं पॉइंट के आधार पर मैंने इन्हीं चीज़ों को पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर कर दिया कि समृद्ध परिवेश, समृद्ध परिवेश भी कौन सा है, ये भाषाई परिवेश। तो भाषाई परिवेश है वो पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ आपका क्या हो रहा है, कह रहे हैं बच्चे समृद्ध भाषाई परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा, सेकंड आंसर, क्योंकि ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है ये भी, कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो मतलब वही है, बहुभाषिकता हमारे लिए क्या है, संसाधन होती है, समस्या नहीं होती, अवरोध नहीं होती, चुनौती, जटिल चुनौती नहीं होती, संसाधन होती। इस बात को समझ लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो संसाधन, समस्या, समस्या, चुनौती वगैरह जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब हमारे लिए नेगेटिव वर्ड हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी की भाषाई विकास के संबंध में चिंतित हैं, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। नहीं भैया, ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो रुचि प्रदर्शित नहीं करता तो हम उसकी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, ये टीचर का काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, ये हमारा हो सकता है। भाषा के हिसाब से अगर देखा जाए, हमें घर का माहौल भी देखना पड़ेगा। अगर बच्चे का घर का माहौल में बच्चा बोल ही नहीं पा रहा, तो इसका मतलब उसका सही तरह से भाषाई विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, या मान लो उसके पेरेंट्स ही उसको ये कह रहे हैं तुम ज़्यादा नंबर लाओ, तो बच्चा सही तरह से कंसेप्ट डेवलप कर ही नहीं पाएगा। तो हमारे लिए ये यही है। ठीक है, तो सेकंड हमारा उत्तर है। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुभाषिक हो जाएगा बच्चा। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, तो ये स्पेशल भाषाई जो हमारा भाषा का टीचर है, भाषा अध्यापिका है, उसी के लिए नहीं, ये हो सकता है ये कहीं ना कहीं हर बंदे के लिए होगी। ठीक है, चिंता का विषय, और हर बंदा इसको सुलझा लेगा, इतनी बड़ी चिंता नहीं है इस बात में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखियो, कह रहे हैं कि बच्चों में बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों को बोलने सीखने की गति एक समान होती है, एक समान नहीं होती। बड़े परिवार के बच्चों में बोलने सीखने की गति तेज होती है, नहीं भाई। निर्धन परिवार में नहीं। कहानी सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चा बोलना सरलता से सीखते हैं। सही बात है, चौथा हमारा आंसर है। ये कोई ऐसा नहीं होता कि बड़ा घर का होगा वो जल्दी बोलने लग जाएगा, छोटे घर का होगा, गरीब घर का होगा, धीमा बोलेगा, ऐसा नहीं होता। और एक समान भी नहीं होता, समझो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब एक साथ बोलेंगे ना, लेकिन वो जब अलग होंगी ना, तो वो परिवार और बड़े परिवार और निर्धन परिवार की वजह से नहीं होंगे। हर बच्चा, हो सकता है 2 बहन भाई हैं, मेरी बहन है, मेरी बहन ने मेरे से पहले बोलना सीख लिया था, बोलना मतलब कि अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो वो पहले बोलने लगी थी, मैं उसके हिसाब से बाद में बोलने लगा था। तो एक ही परिवार में 2 बच्चे अलग अलग स्तर होता है, तो इसमें परिवार का हिसाब नहीं होता। इसमें आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का मिला के होता है। ठीक है, कि आपको किस तरह की क्या चीज़ें मिल रही हैं, और सारी चीज़ मिल रही है, और हर बंदा अलग है, हर बंदे की दर आपकी अलग है विकास की। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषा परिवेश के तात्पर्य क्या है। मुख्य धारा की भाषा जोड़ने के अधिक से अधिक अवसर मिले। देखो अवसर है तो पॉजिटिव बात, लेकिन ये कौन सी बात कह रहा है? कह रहा है मुख्य धारा की भाषा, यानी केवल एक ही। ठीक है, या तो इंग्लिश बोलवा रहे हो या हिंदी बोलवा रहे हो, नहीं हमें तो बहुभाषिक बनना है।
कह रहे हैं कि बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिले। तो समझो यहाँ क्या लिमिट कर रहा था यहाँ पे केवल सुनने के ऊपर, ठीक है। और यहाँ आपका कह रहा है बोलने के भी मिलेंगे, सुनने के मिलेंगे, पढ़ने के भी मिलेंगे, लिखने के भी मिलेंगे। तो ये आपका हो सकता है शब्दकोश आपका नेगेटिव होता है। अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी हो, तो जरूरी नहीं है भैया। हो सकता है आपका अध्यापक प्रखर पंडित हो लेकिन बच्चे फिर भी कुछ ना सीखें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अध्यापक को जानकारी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो अवसर तो दे बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है कि आप टीचर के ऊपर हो ना, वहाँ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। बच्चों के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यान से समझ लेना भाई इस चीज़ का। जैसे ही आपका ये जो क्वेश्चन है 110 वाला, इसके अंदर ऑप्शन आया पोर्टफोलियो। हिंदी के अंदर या किसी भी आपकी पेडागोजी के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ आपका जो आकलन का या किसी भी तरह का चीज़ होता है क्रमिक विकास आकलन का, तो वो पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो दिमाग में बैठा लो। 99.99% बार जब भी पोर्टफोलियो ऑप्शन में आया है तो ये उत्तर बना है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अपने विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसलिए आप क्या करेंगे। पाठ के अंत में शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी, शब्दकोश देखने के लिए करेंगे, शब्द का अर्थ लिख कर बताएंगे नहीं, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। यही हमारा आंसर है। चौथा हमारा उत्तर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा। कह रहे हैं साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह पूरी तरह से क्या है, मतलब बच्चे तब लिखना सीखेंगे जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाएगी। तो आप इसका आंसर क्या कहेंगे। अवैज्ञानिक कहेंगे, सही एवं स्वीकार्य कहेंगे, वैज्ञानिक कहेंगे, बाल स्वभाव के अनुकूल कहेंगे। क्या आप इसका आंसर कहेंगे, सोच के बताइए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो आपको आंसर इसका पता ही नहीं है, ठीक है, आप तब भी कर सकते हैं। देखो एक ये कह रहा है अवैज्ञानिक है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये चीज़ गलत है। ये कह रहा है सही एवं स्वीकार्य है, तो ये आपकी ये क्या कह रहा है, सही है। ये कह रहा है वैज्ञानिक है, ये भी क्या कह रहा है, ये भी सही है। बाल स्वभाव के अनुकूल है, ये क्या कह रहा है, ये भी क्या कह रहा है, सही है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ सही है या गलत है, तब भी आप ओड वन आउट, ठीक है, उसके हिसाब से देखेंगे तो ये आपकी एक अलग तीन बंदे तो एक बात कह रहे हैं कि सही है, सही है, सही है। हाँ वो मतलब कान चाहे इधर से पकड़ लो या दूसरी तरफ से पकड़ लो, पकड़ रहे तो वो कान ही है ना। लैंग्वेज उनकी हो सकता है, एक बंदा वैज्ञानिक कह रहा है, दूसरा कह रहा है सही एवं स्वीकार्य है, तीसरा कह रहा है कि बाल स्वभाव के अनुकूल है, लेकिन बात तो तीनों एक ही कह रहे हैं कि ये चीज़ सही है। एक अकेला ये बंदा ऐसा कह रहा है अवैज्ञानिक है, तो यही हमारा उत्तर है, पहला हमारा आंसर है। समझ में आ गया। आपको इस हिसाब से देखना है। कई बार हो सकता है आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन दे देते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक उन्हें बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट क्लास 1 के अंदर अगर बच्चा लाइन भी खींच रहा है हम उसको भी लिखना का पार्ट मानते हैं, इसलिए ये वाली बात कही गई कि ये अवैज्ञानिक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है। आप क्या कहेंगे किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है। तो कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक में पढ़कर याद करके लिख रहे हैं। याद करना आपका नेगेटिव हो गया है, शामपट आपका नेगेटिव हो गया है। दो के समूहों में चर्चा करना आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक आपका आ गया, यहाँ भी गलत है, ठीक है। तो आपका ये आंसर है तीसरे वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक बच्चे की कक्षा 1 के बच्चे को गृह कार्य जाते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों की अक्षर की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। वैसे तो देखा जाए तो जब मेरे हिसाब से क्या एनसीएफ के हिसाब से भी ये माना गया है कि अगर लेखन कौशल के अंदर जो सबसे मेन कौशल होता है वो ये होता है कि बच्चा अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। लेकिन मान लो फिर भी आप बच्चे की राइटिंग सुधरवाना चाह रहे हो, तो आप क्या कहेंगे। उसे सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे, उसे लिख कर दिखा रहे हैं आप चीज़, उसे स्वयं ही सुधारने के लिए समय देंगे, उसको समय देंगे कि वो स्वयं ही सुधार ले, उसकी लिखाई की निंदा करेंगे, गुड, वेरी गुड, वेरी बैड, मेरे पे लिखा जाता था भैया ये, वो तो नहीं लिखा, ये गंदी चीज़ होती है, इसको तो पहले ही काट देता हूँ मैं। उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे। कई बार मेरे साथ ये भी होता था, गलत चीज़ है, क्योंकि ये सब करने से
मेरी लिखाई नहीं सुधरी, उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे तो ये चीज़ तो किताबों में लिखी हुई होती है, ये नहीं होता। फिर आपका आंसर है दूसरा इसका, उन्हें स्वयं ही सुधारने के लिए समय देंगे। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि इससे बच्चों की लिखाई सुधर जाएगी, मेरे को कोई समय देता तब भी मेरी लिखाई नहीं सुधरती, पर कम से कम ये तीनों चीज़ें जब होती हैं ना तो मेरे साथ जो टॉर्चर हुआ वो तो नहीं होता। समझ में आया? तो बच्चे के लिए जो भला है, बच्चा जिस चीज़ में मौज कर रहा है उसको करने दो। आपका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। चलिए, आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है, व्याकरण नियमों को कंठस्थ करवाने के लिए स्मरण, संज्ञा, उच्चारण, ये तीनों आपकी चीज़ें नेगेटिव हैं। चौथा आपका पढ़ना लिखना सिखाता है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि कहानी सुनाते समय बच्चे कहानियों के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बस शर्त है वाक्य, मतलब कहानी सुनते समय बच्चे को अगर लंबे लंबे वाक्य होंगे तब भी वो उससे घबराएंगे नहीं। उसका रीज़न क्या होता है? वह सीधे और सरल होते नहीं, सार्थक और मज़ेदार होते हैं। सार्थक और मज़ेदार इसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्टिंग होंगे, बच्चों का उसके अंदर इंटरेस्ट जग रहा है, और सार्थक है यानी वो रिलेटेड है, जोर से बोले गए हुए होते हैं, पहले सुने हुए होते हैं नहीं। दूसरा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका क्या है? 12 खड़ी अच्छे से याद करना नहीं, बिना मात्रा वाले वर्तनी, वर्तनी आपकी आ गई नहीं, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखना। भैया अनुमान लगाना आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ने में। हम इनफैक्ट पढ़ाई करते ही नहीं हैं, हम अनुमान ही लगाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। अभी जब कोरोना वायरस हुआ था तो कई जगह कार्निवोरस लिखा हुआ था, ठीक है, और उस टाइम पे सब कार्निवोरस को कोरोना वायरस पढ़ रहे थे। ये मैंने खुद देखा, स्टेटस में बहुत लोगों ने लगा रखा था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो जाती है, कई बार लिखा कुछ और होता है और हम अब पढ़ लेते हैं, फिर वापस जाके पढ़ते हैं उसको, अच्छा ये तो ये लिखा होता, क्योंकि हम सब अनुमान लगाते हैं और यही क्षमता होती है हमारे लिए। अगर मान लो मैंने इस चीज़ को पढ़ भी लिया तो मैंने इस चीज़ को तेज तेज नहीं पढ़ा है, मैंने जितनी स्पीड में मैं बढ़ता हूँ तो इसका मतलब मेरी मैं पढ़ नहीं रहा, मेरी अनुमान लगाने की स्पीड अच्छी है। समझ में आ गया? तीसरा हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो क्या होगा? पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाएगी नहीं, चित्रकार की भूमिका का महत्व पता नहीं, पठन सामग्री का आकर्षण बन जाएगा नहीं, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाएगा, यही है चौथा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। 135 एक सेकंड। कह रहे हैं एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश के दायरे में आता हो। क्या? जो उसके संज्ञानात्मक दायरे में आता हो उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। किसी भी बच्चे से या किसी भी बंदे से आप बात करेंगे तो इस बात का ध्यान रख लेना, उसके संज्ञानात्मक यानी जो उसकी समझ में आता होगा। समझ हमारी रिलेटेड है जो उसकी चिंतन कौशल है, चिंतन कौशल हमारा क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास है। अगर आप 3 साल के बच्चे से अब इसरो और अमेरिका के ऊपर बात करने लगे तो नहीं समझ में आएगा। इनफैक्ट आप में से भी अगर मैं बात करता हूँ कभी इंडिया और अमेरिका के रिश्तों के बारे में बात करने लग जाऊँगा तो फ़ायदा क्या है? नहीं ना। तो जो आपकी समझ है उसके आधार पर आपसे बात करूँगा ना, तो ये हर बंदे के साथ यही है, उसके संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड हम बात करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, चोम्स्की जहाँ आएगा उसके अंदर भाषाई जन्मजात क्षमता होती है, चोम्स्की ने ये वाली बात कही थी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं भाषा की कक्षा में मुद्रित परिवेश कैसे रचा जा सकता है? ठीक है, कह रहे हैं दीवारों पर सूक्ति और उपदेशात्मक बातें लिखकर। उपदेशात्मक बातें तो ये तो बेकार चीज़ होती है। नेक्स्ट पे चलो। केवल आ गया, केवल भी खराब हो जाएगा। दीवारों पर केवल, केवल भी आ गया। कहानियाँ, कविताएं के पोस्टर और बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। देखो अब चौथे वाले ऑप्शन के अंदर बच्चों को भी वैल्यू दे दी है, कहानी कविताओं के पोस्टर के बारे में बात करिए, तो यहाँ चौथा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? उपदेश लिख के आप क्या कर लोगे? उपदेश लिख के आपकी मुद्रित परिवेश नहीं होता भैया। उपदेश लिख के, समझ में आ गया? उपदेश देना है ही गलत। नेक्स्ट पे चलते भाई। कह रहे हैं निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय अकलाती है। ये बहुत बार होता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ तो बढ़िया तरह बात करूँगा, स्टेज पे जब मैं जाऊँगा
तो मैं हकलाऊंगा या मैं बोल नहीं पाऊंगा स्टेज पे। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे मेरे को एक फोबिया होता है, स्टेज फोबिया आप उस चीज़ को कह सकते हैं, या आप क्लास में सबके सामने आप नहीं बोल सकते, ऐसा बहुत बार होता है। तो ये क्या होगा, तो बड़े समूह में अपनी बात कहने का दबाव महसूस करती है। तो ये हो सकता है भैया आपका कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है। नहीं भैया, हम कभी ऐसा नहीं करना चाहते। याद करके नहीं आती, नहीं। जानपुर पर ऐसे सवाल करती है जिसे उसके उत्तर ना पूछे जाए, नहीं। आपका आंसर पहला ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं सुनना और बोलना कौशल के विकास में सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। देखो, सुनेंगे वो जो जिसके अंदर उनका फ़ायदा होगा, जो रोचक लगेंगी उनको चीज़ें, वो बोलेंगे। बोलने के लिए विकास का कौन सा कौशल कैसे विकास करेंगे, जब वो अपनी बात कह पाएंगे, रटी रटाई चीज़ें ना कहेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कविता कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। बिल्कुल सही बात है, कविता कहेंगे तो सुन वो रहे हैं, जिससे बच्चों की रुचि होगी, और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। बच्चों की प्रतिक्रिया यानी कि उनकी अपनी बातें। तो मेरे हिसाब से आंसर नंबर पहला है। बाकी अगले ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो कविता याद कर कर बुलवाना, कविता याद करवा रहे हो फिर बुलवा रहे हो ज़बरदस्ती, गलत चीज़ है। कक्षा से कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, नहीं। अब कुछ बच्चे पढ़कर सुना रहे हैं, अब अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी आप ये नहीं कह सकते उनके बोलने का वो कौशल हो रहा है, नहीं भाई, उनके बोलने के कौशल का विकास हो रहा है, नहीं। जो सुन रहे हैं उनका भी नहीं कह सकते। अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, अब समझो इस चीज़ को। अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन से आप सुनना और बोलना नहीं कह सकते। देखो, अंताक्षरी से बच्चे गाना गाएंगे, ठीक है, लय ताल ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन वो एक एक वर्ड को आपका याद करेंगे। कई बार आपका ऐसा होता है, आप गाना सुनते हो लेकिन लय के अंदर आपका एक एक जो वर्ड होता है उसका आप बोलते ही कुछ और हो। बहुत बार ऐसा होता है। कई गाने तो हमें आज भी ऐसे याद हैं जिसका हम उस टाइम पे गाते थे और हमें पता ही नहीं था एक्चुअली, वो उसके लिरिक्स ही हमें समझ में नहीं आते थे, और हम लिरिक्स यानी कि जो लाइनें होती हैं उनको कुछ का कुछ बोलते थे। तो क्या हम खाक सुनते थे, हम सुनते ही नहीं थे उसको ध्यान से। आज उनको सुनते हैं तो हमको पता चलता है कि अच्छा ये मतलब था इसका। तो जितना बच्चे कहानी को सुनेंगे ना, समझ में आया, इतना वो बच्चे किसी गाने को नहीं सुनते। गाने के अंदर तो वो ट्यून की तरफ ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं हिंदी के कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, नहीं भैया ऐसा नहीं होता। ठीक है, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है, ऐसा भी नहीं होता उन्हें। अब ऑप्शन या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन दोबारा पढ़ोगे जब समझ में आएगा। अब पहला आपका हो नहीं सकता कि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर ही डाल रहे हो कि बच्चे के अंदर कमी है और इस वजह से वो नहीं सीख पा रहा। सेकंड आपका हो सकता है कि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, आराम से नहीं मानते, उनको धमकाते हैं, डराते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं जाऊंगा आंसर 2 के साथ में। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर तो आपको कभी कुछ डालना ही नहीं है। समझ में आया? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसा सर्वोत्तम है? ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीडी लाकर सुनाते हैं, नहीं। ऐसे अध्यापक जो भाषा के नियमों को समग्र रूप से, नियम आ गया नहीं हो सकता, घर का ऐसा परिवेश जहाँ मानक भाषा नहीं भैया, वहाँ पे उसकी मातृभाषा बोली जानी चाहिए। घर पड़ोस का ऐसा परिवेश जहाँ बोलने और सुनने के बहुत अवसर मिलेंगे। अवसर जहाँ मिलेंगे बच्चा वहाँ ज़्यादा सीखेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान से समझो। कह रहे हैं गोमती श को स बोलती है, आप उसे टोकती नहीं और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित हैं कि किस तरह उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। आए समझ में? वैसे ये देखो, उच्चारण, लिखाई वगैरह ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन फिर भी आप कभी कभी हो जाते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ें, मतलब नेगेटिव इन द सेंस ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ें आपकी क्या हैं कि आप अवसर देंगे बच्चे को, अभिव्यक्त बच्चा करेगा, लेकिन ये चीज़ें भी हैं, सेकेंडरी हैं ये। देखो सेकेंडरी भी क्यों है, मैंने हमेशा से आपको बताया ये चीज़ें। आने वाले टाइम पे ये चीज़ ख़त्म ही हो रही है। मान लो लिखाई की बात है, ये वाली चीज़ अब मेरे को कहाँ है कुछ लिखना पड़ रहा है,
मैं कुछ लिख थोड़ी रहा हूँ, और लिख रहा हूँ तो आप काम चला रहे हो उस चीज़ से। अब मैं ज़्यादातर सारा काम टाइप फॉर्म में कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों से कर रहा हूँ, तो लिखाई की कोई वैल्यू ही नहीं रही। इसी तरह से स्पेलिंग मिस्टेक तो कंप्यूटर अपने आप ठीक कर देगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो सेकेंडरी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ना भी आओगे तो ये चीज़ें तो अपने आप ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको कोई बात कहनी है अपनी, तो उसके लिए आपको अभिव्यक्ति, आपके अपने विचार होने चाहिए। समझ में आ गया? उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, अगर कुछ उसके अंदर कोई भाषागत त्रुटि है, तो वो तो कंप्यूटर वगैरह अपने आप ठीक कर देते हैं, मोबाइल भी ठीक कर देते हैं, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह से आपका उच्चारण वगैरह भी आपकी सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। लेकिन मान लो फिर भी आपको ये चीज़ करवानी पड़े, तो आप क्या कहेंगे? श और स से प्रयोग होने वाली श्रवण सामग्री के सुनने के अधिक अवसर देंगे। यही आपका आंसर हो सकता है। अधिक अवसर दे दिया, समझ में आ गया? अब कह रहे हैं उसे चेतावनी देंगे, चेतावनी तो आप नहीं दे सकते, देनी भी नहीं चाहिए, गलत है। उसे अभिभावक को कहेंगे कि उसे श और स का पृथक पृथक अभ्यास करवाएं, अंतर को लिखकर समझाएंगे नहीं। लिखकर समझाने से अंतर नहीं पता चलते। आपका आंसर नंबर पहला ही है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।